हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में अपने बताया था कि इस चैनल पे आपको दृष्टि की मंथली मैगज़ीन के करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगी, कवर कराया जाएगा। और उसके रिगार्डिंग ये मेरी फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है पॉलिटी से रिलेटेड वन संरक्षण अधिनियम एवं पूर्वोत्तर भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सभी को पता होगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीसीएस और मेंस के जो पेपर्स होते हैं उसमें आपको जो आंसर राइटिंग करनी होती है उसमें आपको पहले बेसिकली एक इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर एक निष्कर्ष आपको लिखना होता है। तो हम इसको उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे और प्री को हम बीच बीच में बताते रहेंगे कि प्री के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आप इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मेन बॉडी और ये आपको लास्ट में एक वे फॉरवर्ड मिल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस तरीके से। तो आइए देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि मिजोरम सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम जो 2023 है उसका विरोध किया है और इसका उद्देश्य है कि वे अपने मिजोरम राज्य में इसे लागू नहीं होना देना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो संशोधित जो विधेयक है इसमें क्या है कि आपका जो पूर्वोत्तर भारत का है, आप जानते हो कि वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, भूटान, बांग्लादेश, चाइना। तो वहाँ पे क्या है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, ये यहाँ से 100 किलोमीटर तक की भूमि जो है वो राष्ट्रीय महत्व की और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए उपयोग के लिए छूट प्रदान की जाएगी। तो ये प्रॉब्लम इस छूट से है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मध्य भारत के वामपंथी उग्रवादी जो क्षेत्र हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे 10 हेक्टेयर तक भूमि को खाली कराने का अधिकार किया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो वनवासी हैं वहाँ के, उनके अधिकार जो है वो प्रभावित होंगे। और तीसरा पॉइंट जो मिजोरम से रिलेटेड है कि यहाँ पे ये प्रस्ताव क्यों है, क्योंकि मिजोरम का गठन पहले ही हो चुका था 1986 में, जो कि था 53वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऐसा ही क्वेश्चन एक बीपीएससी के 2023 में पूछा गया था गठन से रिलेटेड। शायद वो पूर्वोत्तर भारत के ही किसी राज्य से संबंधित था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, पीसीएस में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गठन 1986 में हुआ था तो यहाँ पे ये होगा कि इससे पूर्व में जो भी अधिनियम बनाए गए हैं वो इस राज्य पे स्वतः ही लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में लागू किया गया था वो भी यहाँ पे स्वतः ही लागू हो जा रहा है। तो ये तीनों प्रॉब्लम है कि एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती हैं, जिससे अगर आप 100 किलोमीटर पहले जो वन संरक्षण क्षेत्र है उस पर छूट प्रदान की जाएगी। दूसरा, उनके वन वासियों के अधिकारों का हनन होगा। और तीसरा, ये इस पर स्वतः लागू हो जा रहे हैं, जिसके कारण इन विरोध अपना जाहिर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से में जो है वन संरक्षण से जुड़े हुए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या वहाँ पे लागू होता है। तो आर्टिकल 371A के तहत जो नागालैंड पे लागू होता है और आर्टिकल 371G के तहत जो कि मिजोरम पे लागू होता है, जो कि इसे एक विशेष संवैधानिक प्रावधान देती है, जहाँ पे यहाँ के जनजातीय प्रथाओं, जो भू स्वामित्व वाले संबंधित कानून हैं, वो बिना राज्य की विधानसभा के मंजूरी के लागू नहीं किए जाएंगे। तो ये प्रावधान वहाँ पे किए गए हैं आर्टिकल 71G और आर्टिकल 71A में। दूसरा यहाँ पे ये है कि जो ट्राइबल्स हैं और जो वन में रहने वाले निवासी हैं, उनके अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासियों और उनके परिवारों को यहाँ पे आवास और आजीविका के लिए भूमि पे रहने का अधिकार एवं मान्यताएं प्राप्त किए गए हैं। और यहाँ पे और भी स्वामित्व और अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि उपज का अधिकार और रहने का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार भूमि पे। अब यहाँ पर जो ये संशोधन लाया गया है उसका जो प्रभाव है वो पूर्वोत्तर भारत पे क्या पड़ेगा। तो पहला तो यही है कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, तिब्बत और चाइना से लगती हैं, जो कि मैं आपको यहाँ
चाइना दिख रहा होगा, ये भूटान दिख रहा होगा, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश। और यहाँ दूसरी चीज़ है कि आपका जो नागालैंड का भाग है वो लगभग 90% तक प्रभावित हो जाएगा, जो इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि बॉर्डर लाइन से 100 किलोमीटर तक का एरिया। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम के जो बड़े हिस्से हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लगभग संपूर्ण क्षेत्र आ जाएंगे। संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होगा तो इन राज्यों के पास बचेगा क्या? तब तो ये शायद ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ही आदेशों का पालन करते नजर आएंगे। यहाँ पे आपको वन का परिभाषा देने के लिए वन का परिभाषा दिया गया है, जो कि संशोधित अधिनियम में शामिल है। इनका यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि जो भी चीज़ें अनुसूचित हैं और जो 25 अक्टूबर 1980 से पहले जो भी एरिया रिकॉर्डेड है, या चाहे वो निजी भूमि क्यों ना हो, उसे वन क्षेत्र में स्वीकार किया जाएगा। यहाँ सिंपल सा मतलब ये है। चाहे आपका कहीं पे भी वन जैसा क्षेत्र दिख रहा है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पे घना वन है और आप उसको वन की कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन वो एरिया उन विशेषताओं के बावजूद भी अगर इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करता है, जो कि यहाँ बताया गया है, तो उसे वन के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे वन की परिभाषा को और विस्तारित किया था। उन्होंने डिग वनों को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया था। डिग वन क्या होता है? डिग वन आप बेसिकली वो कह सकते हो जो बहुत घने वन होते हैं, उनकी सारी विशेषताओं को फुलफिल करते हैं, लेकिन वो किसी दस्तावेज में वन की कैटेगरी में नहीं आते। सा पैमाना ये है, मतभेद यहाँ पे ये चल रहा है कि जो निजी व्यक्तियों की भूमि है उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, मतलब परिभाषित नहीं किया गया है कि कैसे यूज़ किया जाएगा। और दूसरा ये है कि आप इसका एक इस तरीके से क्राइटेरिया बढ़ा दोगे जहाँ पे वन संरक्षित हो जाएगा, तो आप इसका दोहन जो है बहुत बड़े पैमाने पे करोगे। और यहाँ पे सीधा सीधा है कि आप निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो सुप्रीम। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। हम आगे ये बता रहे थे कि इस अधिनियम के द्वारा जो पूर्वोत्तर के मुद्दे हैं वो क्या हैं। तो इस अधिनियम से पूर्वोत्तर में क्या मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पहला है कि संघवाद को खतरा। अब संघवाद को खतरा कैसे होगा? क्योंकि वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों ही इस से संबंधित कानून बना सकते हैं। लेकिन अब इस अधिनियम के द्वारा ये होगा कि ये राज्यों के जो अधिकार है उसको सीमित किया जा रहा है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1927 का था, उसके अनुसार जो भी व्यावसायिक अवसंरचना और इन सब के उपयोग के लिए पहले जो अनुमति थी वो राज्यों से लेनी आवश्यक थी। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का जो प्रावधान था, उसके बाद जो केंद्र से अनुमति जो है वो अनिवार्य हो गई। तो हालांकि अब हर मामले में ही केंद्र से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं इससे रिलेटेड मामला जो सुप्रीम कोर्ट का है, उनके विचार ये अधिनियम खंडित करता है। कैसे कि इससे पहले भी ये मामला 1996 में टी.एन. गोदावर्मन का था बनाम संघ और अन्य मामलों से। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई भी कानून जो वन क्षेत्र को संरक्षित नहीं करता है और जो डिक्शनरी के अनुसार क्षेत्र की परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, तो उसे भी संरक्षित किया जाना चाहिए। और अगर वहाँ पे इस अधिनियम में छूट दी जाएगी तो इसका जो है गलत प्रभाव पड़ेगा। उस छूट के हिसाब से जो भविष्य में वन के अवसंरचनात्मक जो है अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ। जिसके कारण जो वन संपदा है उसको क्षति पहुंचेगी, उसके लिए विनाशकारी और खतरा मंडराता रहेगा उसके ऊपर। तो खैर यहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है कि इस मामले से रिलेटेड, तो यहाँ पे बेसिकली ये मामला था कि अवैध जो लकड़ियों के संचालन के लिए इसको दायर किया गया था याचिका, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुनः परिभाषित किया था 1980 में, जिसके तहत ये जो पॉइंट है ये आपके लिए काम की है। जहाँ न्यायालय द्वारा ये देश में पूरे पेड़ों की कटाई को निलंबित कर दिया गया था। पूरे देश में कोई एक एरिया स्पेसिफाई नहीं किया गया था। और जंगल के लिए लाइसेंसिंग और कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए अनुशंसाएं की गई थी। और इस वन के अंतर्गत जो परिभाषा के अंतर्गत है, अन्य प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को भी शामिल किया गया था और इसका दायरा बढ़ाया गया था।
तो ये हुआ था इस केस। तो उपरोक्त मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी है जो वन संरक्षण अधिनियम की जो नीति थी 1988 की, इसका विरोध है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 33 वनावरण का लक्ष्य रखा गया था, जो कि वर्तमान में अभी लगभग 21 और 24% तक ही उपलब्ध हुआ है। फिर भी आप किसी वन क्षेत्र में आप कैसे कोई छूट प्रदान कर सकते हो? आपके पास जितना टारगेट है आपने किया है वो भी आपके पास अभी आपने अचीव नहीं किया, फिर भी आप ऐसे वन संरक्षित क्षेत्रों को छूट प्रदान कर रहे हो औद्योगिक के और अन्य पर्पस के लिए। इसलिए ये सारा मुद्दा चल रहा है। तो फॉरेस्ट लाइसेंसिंग की जो अनुमति है वो भी हटा दी गई थी क्योंकि वो बाधक साबित हो रही थी। आपको ये तो पता ही है, आप समझ ही चुके होंगे कि पारिस्थितिकी की दृष्टिकोण से भी ये संवेदनशील मुद्दा क्षेत्र है पूर्वोत्तराज। ये तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि वहाँ पे पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से काफ़ी घने पेड़ पौधे और जंगल उपलब्ध हैं। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो इनका संरक्षण करते हैं। यदि वहाँ पे अवसंरचना और इन सारी कंपनियों को छूट दे दी जाएगी तो वहाँ का पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो ये एक मुद्दा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर पूर्व के राज्यों की सीमाओं पे जो अतिक्रमण होगा, ये आप लोग इसको एक सब टॉपिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो आंसर में, तो इसलिए मैं ये चीज़ें एट इट इज़ बता रही हूँ आपको। तो उत्तर पूर्व राज्यों की सीमाओं में अतिक्रमण, इसमें क्या होगा कि इससे विस्थापन का खतरा होगा जो वहाँ के आदिवासी निवासी हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जो पर्यावरण एवं आदिवासियों के अधिकार संबंधित चिंताएं, अब उनकी क्या चिंताएं हैं? एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं, वो तो पहले से ही वहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग स्ट्रगल था। दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पे अगर अवसंरचना का निर्माण होगा तो वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक परिवर्तन मिल पहुँचेगा, जिससे क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन जैसी आपदाओं को बढ़ावा मिलेगा। आदिवासियों के लिए जो है वन उपज का संग्रहण करना, आजीविका का अधिकार, ये सारी चीज़ें का ह्रास होगा। अब शायद मानव ही मानव को मिटाने पे तुला है। आई मीन इंसान ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जो इंसानों के लिए ही अब खतरा बन रही हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है। हम इसको पढ़ाई के पर्पज़ से और एग्ज़ाम निकालने के पर्पज़ से ही देखेंगे। तो यहाँ पे एक चिड़ियाघर एवं सफारी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भी जैविक मानवीय हस्तक्षेप होंगे और पारिस्थितिकी तंत्र को अगेन ये प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मैगज़ीन में ये जो टॉपिक था, वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा जो छूट दी जा रही है अवसंरचनाओं के लिए, तो उससे पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ पे रह रहे निवासी, उनकी आजीविका और इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये मेन मुद्दा है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो आगे की राह ये हो सकती है कि समय और आवश्यकता के अनुसार आपको कानून में सुधार करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ, लेकिन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस अधिनियम के जो प्रावधान को लागू करने में जो हितधारक हैं, मतलब जैसे कि वहाँ पे जो रह रहे हैं, जहाँ पे आप कानून लागू कर रहे हो पूर्वोत्तर राज्यों में, और वहाँ पे जो रह रहे हैं लोकल ट्राइबल्स हैं, आप वहाँ से उनसे बातचीत करके वहाँ पे क्या क्या मुद्दा उत्पन्न हो सकती हैं, क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये रहा इस मैगज़ीन से जुड़ा जो भी डिटेल था। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ भी इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, तो धीरे धीरे इसमें सुधार होता रहेगा। और ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेंस का, जिसको आप चाहे तो लिखने की कोशिश कर सकते हैं एक बार, जो कि है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के प्रावधानों का राज्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इन प्रावधानों के कारणों की चर्चा करें। चर्चा करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर की है, तो प्लीज़ आप इसे लिखने की कोशिश करिएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। भले आप बहुत बुरा लिखे स्टार्टिंग में, बट आप ट्राई करो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में मज़े लीजिए। थैंक यू।